नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में और इस वीडियो में बहुत सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो डेटा आपको बहुत हेल्प करेगा इस सारे कंपनीज के ऊपर एनालिसिस करने के लिए और किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न को यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं और उससे आप अच्छा खासा एक मतलब प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होने वाला है। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर किसी भी कंपनी के ऊपर आपको काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से जरूर करिए, क्योंकि जो ट्रेड मैंने खुद लिया हूँ वही ट्रेड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एज ए एजुकेशन पर्पस में। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया उसका भी लिंक मैंने नीचे दे चुका हूँ, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है उसके नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए, आप सभी जानते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में बहुत बार मैंने चर्चा किया हूँ कि जिस तरीके से बैंक ने खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से बैंक ने खुद को सबके सामने लेके आए, वो मतलब एक बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है, क्योंकि इस कंपनी के सारे पैरामीटर्स धीरे धीरे करके बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल में देखने को मिला है। सबसे जो पहला चीज मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी का टोटल कर्जा 7.80 के आसपास। अभी यही क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि लोगों के मन में सबसे पहले यही चीज आ जाता है कि कर्जा ज्यादा क्यों लिया गया, क्योंकि इतना ज्यादा कर्जा है तो इस तरीके से कंपनी से तो दूर रहना चाहिए। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। जो बैंक, जो फाइनेंस सेक्टर ज्यादा कर्जा ले रहा है, उस कर्जा लेने के बाद आपको एक चीज नोटिस करना है, क्या वो उस कर्जा लेने के बाद कंपनी का प्रॉफिट में ग्रोथ हो रहा है, क्या परसेंटेज में चेंज हो रहा है, क्या कंपनी के बाकी पैरामीटर्स ठीक है। अगर वो ठीक है तो कोई बात नहीं। तो कर्जा तो 2 लाख करोड़ के आसपास कर्जा लिया, कंपनी की इनकम मतलब मार्केट कैप के 4 गुना। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए, कंपनी का आरओसी आरओई में आरओई जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है, इस चीज एवरेज के आसपास है और हमेशा बैंकिंग सेक्टर में आपको आरओई देखना है। तो पी रेशियो तो ठीक ही है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो से आसपास है, कोई बात नहीं। और कंपनी देखिए अच्छा खासा इनकम भी कर रहा है, ऐसे नहीं कि कर्जा बहुत ज्यादा ले लिया और कंपनी इनकम ही नहीं कर रहा है। आपको मैं यही चीज को एज ए एक यहाँ पे मैं क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से दिखा दूं, तो ध्यान दीजिएगा, कंपनी का जो इनकम है उस इनकम भी अच्छा खासा ग्रोथ किए। पिछले सालों की तुलना से कंपनी यहाँ पे शानदार तरीके से मतलब इनकम को ग्रोथ किए और उस हिसाब से देखा जाए कंपनी का सेल्स बढ़ने के कारण कंपनी का इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी तो देना पड़ा, क्योंकि ज्यादा कंपनी ने कर्जा लिया, एक्सपेंस भी कंपनी को मिटाना पड़ा। सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का जो आधा से इनकम हुआ उसको ऐड करने के बाद और डिप्रिसिएशन तो कंपनी के कुछ नहीं है ही नहीं। तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट आया वो पिछले सालों की तुलना से इस बार बहुत शानदार रिजल्ट कंपनी पब्लिश की। अभी कहने का मतलब यही है कि कंपनी जिस तरीके से कंपनी पिछले बार रिजल्ट किए थे, ऑलमोस्ट देखा जाए तो डबल के आसपास कंपनी इस बार प्रॉफिट को जनरेट किया। तो जब कोई कंपनी इतना कर्जा लेकर प्रॉफिट को कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं तो उस कंपनी को आपको हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग से देखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे दिया जा रहा है और इस बेस्ट अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि मैं 2 कारण की वजह से इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। पहली बात, कंपनी के देखिए रिजर्व भी धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया और देखिए बोरिंग्स भी बढ़ा। तो कर्जा जो बढ़ा, आपको कर्जा कहाँ पे दिखेगा, ध्यान से देखना। अगर कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होता तो मैं इस कंपनी को अवॉइड कर लेता। आप कहेंगे सर ऐसे क्या बात हुआ, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या बात हुए? देखिए, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के लिए वो बोरिंग्स ले रहा है। मान के चलिए एक बैंक है, उस बैंक के अंदर मतलब फंडिंग की जरूरत है। 2 तरीके से फंड की जरूरत हो सकते हैं। एक देखा जाए तो वो खुद पैसे को लेकर दूसरों को इंटरेस्ट मतलब दूसरों को लोन दे रहा है और उस लोन से वो इंटरेस्ट कमा रहा है। वो अलग अलग कैटेगरी के बोरिंग्स है। अगर बैंक के अंदर ही पैसे का मतलब जरूरत है और बैंक खुद के लिए लोन ले रहा है, दूसरों को लोन देने के लिए नहीं, तो उस बैंक से मैं दूर रहना चाहूंगा, क्योंकि उस बैंक का अंदर मतलब कुछ परफॉर्मेंस ही अच्छा नहीं है। उस बैंक तो पहले से ही कर्जे में डूबे हुए हैं, तो वो बैंक कहाँ से खड़ा हो पाएंगे? तो आपको ये चेक करना है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग देखिए पहले ज्यादा था, अभी देखिए एकदम जीरो हो गया। आपको ये देखना है कि आदर्श बोरिंग्स कंपनी का कितना है। अगर आदर्श बोरिंग्स ठीक है तो कोई बात नहीं,
क्योंकि आदर्श बोरिंग्स को माना जाता है एक्चुअली बैंकिंग के जो लोन्स वगैरह वो बैंक देते रहते हैं, उसी के लिए फंडिंग उठाया है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट है, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। बाकी आप समझदार है, समझदारी से जरूर काम करिए। तो देखिए कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, तो उतना खास डिलीवरी नहीं है। फिर भी एक जो पैटर्न क्रिएट हुआ था, वो पैटर्न्स कुछ इस तरीके से बना था। आप पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था, और कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और शानदार तरीके से एक जर्नी हुआ। तो मेरे जो टारगेट है वो 74% के आसपास टारगेट है, और इस टारगेट को मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 1 साल से 1.5 साल के अंदर वो टारगेट को अचीव जरूर करेगा। और एंटी लेवल कब बना था? एंटी लेवल ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30 मई 2023, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 4 to 5 मंथ हुआ है। तो अभी टाइम बहुत बाकी है और ऑलमोस्ट 50% टारगेट हो चुके हैं। तो हाँ, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन भी आया था, कमेंट्स भी आया था कि सर अगर मैंने इस जगह पे एंट्री लिया होता, तो अगर 50% जाने के बाद क्या कुछ एंट्री मतलब कुछ स्टॉक बेचना चाहिए, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए? देखिए, ये अलग अलग लोगों का अलग अलग राय हो सकते हैं। तो मैं आज तक इस तरीके से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। हाँ, अगर मुझे लग रहा है कि ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को वो टच करके रिवर्सल हो सकते हैं, तब मैं छोटा मोटा क्वांटिटी मतलब प्रॉफिट बुक करता हूँ। हमेशा के लिए नहीं, कभी कभी कुछ कुछ कंपनीज के ऊपर। तो मेरे हिसाब से अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है, तो आज थोड़ा सा फिर से करेक्शन दिखाए, तो आज नहीं तो कल वो टारगेट जरूर अचीव करेगा। मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूँ। बाकी देखिए, आप रिसर्च करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि इस तरीके से बातों में कितना दम है। तो जो नेक्स्ट कंपनी है उसके बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये भी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और देखिए कंपनी के नाम में लक्ष्मी रखा है, तो कंपनी में कुछ लक्ष्मी जैसा काम होना चाहिए, और मेरे हिसाब से लक्ष्मी जैसा ही काम हो रहा है। तो छोटा सा कंपनी है, तो उसके लिए प्रेशर तो रहेगा ही, उसके ऊपर तो हमेशा एक मतलब स्ट्रगल को वो फील करके है वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो पहली बात, कंपनीज के ऊपर खुद के ऊपर तो प्रेशर है ही, साथ ही साथ पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, और पूरे के पूरे केमिकल सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, जिसके चलते हुए इसमें थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। और जिसके चलते हुए एज ए इन्वेस्टर जो पहले अच्छा खासा होल्डिंग्स उठा कर रखे थे, वो खुद स्टेक को बेच दिया। जैसे एफआईएस ने 5% होल्डिंग उठा कर रखे थे, उन्होंने होल्डिंग को जीरो कर दिया। और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो डीआईएस ने जो पहले 5.5-6% का होल्डिंग रख चुके थे, आज वो 1.54% का होल्डिंग रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिला है, जो मतलब डिक्रीज हुआ है। और इसी चीज को मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा दूं, तो ध्यान से देखना कि कंपनी के ऊपर लगातार जो करेक्शन हुआ है उसके पीछे एक ही कारण है, कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस। आप देख सकते हैं कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर, और जिसका डिमांड मार्केट में यहाँ पे धीरे धीरे करके कम हुआ है। और इसी के चलते मेरे हिसाब से इस सारे कंपनीज के ऊपर सिर्फ यही कंपनी ही इस सेक्टर में सारे कंपनीज के ऊपर कंटिन्यूसली गिरावट हो रहा है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्या खासियत है, बहुत देखना जरूरी है। देखिए कंपनी की जो डेप्थ है वो ना के बराबर है, और इनकम जो है और वो भी एकदम देखा जाए तो ठीक ठाक ही है। कंपनी का मार्केट कैप वाइज इनकम तो ठीक ही है। हाँ, हाथ में कैश नहीं है, मतलब कंपनी जो मार्केट से जो पैसा एक्स्ट्रा उसको मिल रहा है, जो हाथ में कैश होना चाहिए था, वो पैसे को वो कंपनी फिर से बिजनेस को वो री इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है। कितना री इन्वेस्ट किया वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंपनी के ऊपर जो आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर ट्रेड कितना मिला। इस बार कंपनी को 570 करोड़ के आसपास ट्रेड मिला। और अच्छी बात क्या आप जानते हैं, कंपनी के ऊपर जो फिक्स एसेट है वो इस बार फिक्स एसेट को परचेज किया गया करीबन 450 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से कंपनी के ऊपर फिक्स एसेट को परचेज किया गया, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। और रही बात कंपनी के ऊपर सेकेंड जो प्लस पॉइंट है वो क्या है, वो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी ने प्रॉफिट फ्रॉम बोरिंग्स, तो कंपनी का देखिए पहले देखिए जितना कर्जा था उस कर्जे को कंपनी क्या कर दिया, धीरे धीरे करके मिटा दिया। फिर से इस बार कंपनी कर्जा उठाया, और इस बार कर्जा उठाने के पीछे यही मकसद है कि कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ उस ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए, कंपनी का जो ट्रेड रिसीव हुआ आप देखेंगे कि 570 करोड़ का जो ट्रेड रिसीव हुआ उस ट्रेड को वो कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से पैसे को मार्केट से उठाया है। अभी कंपनी के ऊपर एज ए टेक्निकली चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, उससे पहले कंपनी के ऊपर देखिए एफआईएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बेचा,
और सॉरी डीएस ने खुद का होल्डिंग को बेचा और एफएस ने क्या किया, अच्छा खासा होल्डिंग तो रखे थे, वो पूरा का पूरा माल बेच दिया। एकदम ना के बराबर होल्डिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे इस चीज को दिखाने का मेन मकसद है कि आपको पता चले कि कभी-कभी जब मार्केट में स्लो डाउन आते हैं, तब कुछ छोटे कंपनीज के ऊपर, जो स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर हमेशा प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि उस तरीके से कंपनी के ऊपर गिरावट का चांसेस देखने को मिल जाता है। अभी रही बात लक्ष्मी ऑर्गेनिक के ऊपर क्या पैटर्न्स बन रहा है, देखिए ध्यान से देखना। यहाँ पे एक शोल्डर कम एक हेड कम शोल्डर बनने के लिए तैयारी में है। तो जब शोल्डर कंप्लीट होगा तो एक बड़ा सा एंट्री हो सकते हैं। क्यों बड़ा सा एंट्री हो सकते हैं? पहली बात, कंपनी को ध्यान से एक चीज को देखना। प्रीवियस अगर डेटा दिखा दूं तो यही रेंज को वो रिटेस्ट किए थे और उसके बाद एक बिग जर्नी दिखाया था और फिर से गिरते गिरते वही रेंज को वो रिटेस्ट कर रहा है। और पहली और दूसरी बात, कंपनी को इस जगह पे बार बार वो क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को फेस किया और इस रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद कंपनी ब्रेकआउट भी हुए और एक लंबा जर्नी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक बड़ा सा जर्नी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अपर साइड से कंपनी का लोअर साइड में देखा जाए तो एक प्रीवियस रेंज के हाई के नीचे ही ट्रेड बनेगा। तो इस जब एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड बनता है, प्रीवियस हाई के नीचे अगर ट्रेड बनता है तो हायर पॉसिबिलिटी है उस ट्रेड को वो फाइनली अचीव कर सकते हैं। तो बाकी आपका क्या राय है, मुझे जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है श्रद्धा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो श्रद्धा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक ट्रेडिंग कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया। वो अपडेट क्या है? इस कंपनी ने अपडेट दिया स्प्लिट का। इसका मतलब कंपनी खुद की जो फेस वैल्यू 10 रुपया था, उस 10 रुपये को वो 5 रुपया करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर में कंपनी आपको 2 शेयर एक्स्ट्रा स्प्लिट के हिसाब से देने वाला है। अगर आप स्प्लिट के लिए तैयार है तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए और उसके बाद काम जरूर करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है आईईएक्स। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हमेशा आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर चर्चा इसीलिए है क्योंकि इसका जो मोनोपोली बिजनेस है वो मोनोपोली बिजनेस अभी खत्म हो चुके हैं। तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन यही है कि मोनोपोली बिजनेस खत्म हो गया तो कंपनी भी तो बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर मान के चलिए कंपनी के कंपटीटर के साथ काम करने के अगर औकात नहीं है तो वो कंपनी कभी ना कभी जरूर गिरेगा और कभी ना कभी वो बर्बाद होंगे। फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर जब से स्टडी कर रहा हूँ तब से मैं एक ही चीज दिखाऊं कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। अगर उसका मोनोपोली रहे ना रहे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इतना दिन मोनोपोली था तो अकेला वो बिजनेस कर रहे थे, आज मोनोपोली नहीं है तो थोड़ा सा कंपटीशन तो इसके ऊपर दिखेगा। तो फिर भी कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया। देखिए जैसे जीरो डेप कंपनी है, इनकम भी है और आरओसी आरओई बेस्ड है, पी रेशियो चलो ठीक ठाक ही है और करंट प्राइस जो है एक 130 के आसपास है। एकदम सस्ते दाम में प्राइस देखने को मिला है। अगर यही चीज को मैं दो पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूं तो देखेंगे डेटोस डे जो 6 दिनों के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। इससे बड़ी चीज मुझे नहीं लगता कि कंपनी जितने भी माल बेचे, देखिए आप कितने भी माल बेच लिए, जो कस्टमर को आप उधारी में माल बेच रहे हैं वो कितने दिनों में आपको पैसा वापस कर रहा है। तो जितनी जल्द से जल्द आपको पैसा वापस करेगा वो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा तभी उस पैसे को आप रीयूज कर सकते हैं। तो इस चीज को मैं रेशियोज के हिसाब से दिखा दूं तो एक टाइम एक दिनों में पैसा आ रहा था, बीच में 66 डेज हो गया था, फिर से 75 डेज हो गया था, उसको फिर से कंट्रोल करके 6 डेज तक कंपनी लेके आए। तो मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उसको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, तो एक रेंज के हिसाब से वो काम कर रहा है। तो रही बात कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट का, तो आपको देखकर यही लगेगा कि हाँ कंपनी में दम है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली सेल्स को इंक्रीज किए, एक्सपेंस को मेंटेन किए और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी एक रेंज में रखा। 82 से 87% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला है। तो एक स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ इस कंपनी के ऊपर आपको हमेशा देखने को मिल जाएगा। अभी रही बात इस कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है उसके बारे में बात करूं तो सालाना जो डेटा है वो देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होता गया। क्या आपको इस चीज को देखकर ये लग रहा है कि कंपनी बर्बाद होने वाला है? मुझे तो नहीं लगता। आपको अगर लग रहा है तो मुझे जरूर कमेंट्स करिए। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी और परसेंटेज ऑफ रिटर्न सब कुछ ठीक है। अभी देखिए एक साल में कंपनी 11% के आसपास करेक्शन हुआ है। तो यही चीज को आपको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ढूंढना चाहिए। जब कोई कंपनी आपको डिस्काउंट में शेयर दे तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि कंपनी आपको सस्ते दामों में अच्छे कंपनी को डिस्काउंट के हिसाब से दे रहा है। तो देखिए फिर से आपको मैं एक ही चीज कहूंगा, आप सारी चीज को स्टडी करके ही काम करना। और इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो ध्यान से देखना। तो मैंने एक रेंज आपको मेंशन किया था, यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग का एक रेंज बना था और वो भी 21% के आसपास।
तो जब कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बने तो नीचे आने के बाद एंटी बनेगा और टारगेट ऊपर साइड में यहाँ पे होगा। तो एंटी कहाँ पे लिया, मैंने एंटी यहाँ पे ले लिया क्योंकि गैप डाउन में ओपन हुआ था और देखिए थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से करेक्शन हो रहा है। तो यही नेचर होते हैं, स्टॉक डायरेक्टली कभी टारगेट आपको नहीं देगा। तो जो इस कंपनी के ऊपर पहले थे एक नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके बाद भी फिर से कंपनी रिकवरी किया इतना, यही मेरे लिए काफी है। तो मैं जरूर कहूंगा, मैं जरूर होल्ड करूंगा इस लेवल तक टारगेट पाने के लिए। और मेरे एंटी लेवल से अगर टारगेट तक जाए तो मेरे एंटी लेवल से 28% का टारगेट मिल सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।